नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मणिपुर में सेना पर हमले मामले में एनआईए को अहम कामयाबी। हमले का मास्टरमाइंड खुमलो गिरफ्तार, 7 जुलाई तक रिमांड पर। 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी। तमिलनाडु की आरके नगर सीट से जयललिता की किस्मत का फैसला आज। पाकिस्तान पर निगरानी रखेगा एशिया पैसिफिक समूह। चीन की आपत्तियों के बावजूद भारत को बड़ी सफलता। दाऊद और लखवी जैसे प्रतिबंधित आतंकियों पर लगेगी लगाम। ग्रीस के पास कर्ज चुकाने का आज आखिरी दिन। यूरोपियन यूनियन के प्रस्ताव के खिलाफ एथेंस में बड़ी रैली। जर्मनी ने रखा बातचीत का प्रस्ताव। मैगी नूडल्स के बाद टॉप रमन पर भी पाबंदी। खाद्य नियामक के आदेश के बाद कंपनी ने बाजार से हटाया माल। मुंबई हाईकोर्ट में आज नेस्ले के खिलाफ सुनवाई। एनआईए ने मणिपुर हमले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उग्रवादी संगठन एनएससीएनके का एरिया कमांडर खुमलो अबी अनिल मणिपुर में 4 जून को सेना पर हमले की साजिश रचने वालों में शामिल था। जांच के दौरान उसकी भूमिका सामने आई, जिसके बाद एनआईए के अधिकारियों ने उससे पूछताछ की। खुमलो ने साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश के सामने पेश किए जाने के बाद उसे 7 जुलाई तक रिमांड पे भेज दिया गया है। हमले के कुछ ही दिनों के भीतर मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। एनआईए के अधिकारियों के मुताबिक हमले में उग्रवादी संगठन के 23 सदस्य शामिल थे। इनमें 2 मारे जा चुके हैं। मणिपुर के हमले में 18 सैनिक शहीद हुए थे। चीन की आपत्तियों के बावजूद भारत पाकिस्तान को एशिया पैसिफिक समूह की निगरानी में लाने में सफल रहा है। इससे दाऊद इब्राहिम, आतंकवादी सरगना ज़कीर रहमान लखवी और हाफिज सईद पर संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियों को लागू कराने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हुई बैठक में चीन ने भारत से यह मुद्दा छोड़ने को कहा, लेकिन भारत, अमेरिका जैसे सदस्य देशों को यह समझाने में कामयाब रहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को लागू नहीं किया है। इस समूह में 41 सदस्य हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पर्यवेक्षक भी हैं। सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति में दाऊद, सईद और लखवी के नाम शामिल हैं और उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। 5 राज्यों में विधानसभा की 6 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। इनमें त्रिपुरा में 2, जबकि मेघालय, केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की 1-1 सीट शामिल है। जिन सीटों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है उनमें मेघालय की चोकपोट विधानसभा, केरल की अरुविक्कारा विधानसभा, मध्य प्रदेश की गरोट विधानसभा, तमिलनाडु की डॉक्टर राधाकृष्णन नगर, त्रिपुरा की प्रतापगढ़ और सुरमा विधानसभा सीट शामिल हैं। तमिलनाडु की डॉक्टर राधाकृष्णन नगर सीट पर इस बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता मैदान में हैं। इन सीटों पर 27 जून को मतदान हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। इस बार संसद का मॉनसून सत्र सिर्फ 3 हफ्ते का होगा। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसकी मंजूरी दे दी है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती भूमि अधिग्रहण विधेयक को राज्यसभा से पारित कराना है। फिलहाल संसद की संयुक्त समिति इस विधेयक पर विचार कर रही है। मॉनसून सत्र में ही समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा आर्थिक सुधारों से जुड़े विधेयक समेत कई कामकाज संसद में लंबित हैं। इनमें लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन, रेलवे संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, जीएसटी से जुड़ा संविधान विधेयक, इसके अलावा वनीकरण कोष से संबंधित विधेयक, बेनामी लेनदेन निषेध संशोधन विधेयक शामिल हैं। सत्र के दौरान सरकार को ललित मोदी को मदद के मसले पर विपक्षी तीखे हमलों का सामना करना पड़ सकता है। भूमि बिल की जांच कर रही संसद की संयुक्त संसदीय समिति रिपोर्ट पेश करने के लिए 1 हफ्ते का समय और मांग सकती है। पीटीआई के मुताबिक समिति के अध्यक्ष एसएस अहलूवालिया इस बारे में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को चिट्ठी लिख सकते हैं। समिति को मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते के पहले दिन रिपोर्ट पेश करनी है। सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। समिति चाहती है कि उसे सत्र के दूसरे हफ्ते के पहले दिन तक रिपोर्ट पेश करने का समय मिले। वहीं बिल में संशोधन पेश करने की समय सीमा बढ़ाकर 6 से 13 जुलाई की जा सकती है। देखने और सुनने में निःशक्त, विशेष रूप से सक्षम लोगों को अब केंद्र सरकार की नौकरियों में 5 की जगह 10 साल की आयु छूट मिलेगी। ये छूट ग्रुप ए और बी के लिए होगी। कार्मिक विभाग ने इस बारे में नए नियम लागू कर दिए हैं।
इसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को 15 साल की छूट मिलेगी। पहले आयु में ये छूट 10 साल की थी। ओबीसी को अब 8 साल की जगह 13 साल की छूट मिलेगी। हालांकि इस छूट के साथ एक शर्त भी होगी कि आवेदन करने वाली अधिकतम आयु 56 साल से ज्यादा ना हो। दिल्ली सरकार ने विधानसभा में वैट संशोधन विधेयक पेश किया है। इस बिल के मुताबिक दिल्ली कैबिनेट को 11 उत्पाद के ऊपर वैट की दर बढ़ाने या घटाने का फैसला लेने का अधिकार होगा। इनमें कोल्ड ड्रिंक्स, पेट्रोल, डीजल, लॉटरी टिकट जैसी चीजें शामिल हैं। इस संशोधन से सरकार जहां वैट दरों को लचीला बनाने की बात कह रही है, वहीं विपक्षी दल इससे महंगाई बढ़ने की बात कह रहे हैं। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को वैट संशोधन बिल सदन पटल पर रखा। इस बिल के पास हो जाने के बाद राजधानी में शराब, सभी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, लॉटरी टिकट, 5,000 रुपए से ज्यादा महंगी घड़ियां और पेट्रोल पर लगने वाला 20% वैट 30% तक हो सकेगा। साथ ही दिल्ली सरकार को वैट बढ़ाने या घटाने के लिए सदन की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैट को लेके सब कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के ना तो हमने कोई वैट बढ़ाया है, ना कोई वैट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि अभी वैट स्टैटिक है। तो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी का प्रपोजल लाए हैं कि कम ज्यादा किया जा सकता है, वो प्रपोजल है। दिल्ली सरकार के पिछले महीने 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी। इसमें ये सहमति बनी थी कि सभी राज्यों में एक समान वैट हो, लेकिन विपक्षी दल इस बिल के विरोध में हैं और महंगाई बढ़ने की आशंका जता रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दिल्ली के विकास की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है सरकार? और दिल्ली के अंदर पिछले 4 महीनों में पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, भ्रष्टाचार दूर करने में सरकार पूरी तरह विफल सिद्ध हो रही है। अब ये वैट बढ़ाने से सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। एक सिलसिलेवार इन्होंने पहले बिजली के दाम बढ़ाए, पानी बढ़ाया, अब जो आम रोजमर्रा की चीजें हैं उस पे वैट बढ़ा देंगे तो हर चीज महंगी हो जाएगी, कोई चीज बचने वाली नहीं है। दिल्ली सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 17,000 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि इस साल उसने 24,000 करोड़ का कमाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल दिल्ली में डीजल पर 12.5% और पेट्रोल पर 20% वैट लगता है, लेकिन इस बिल के पारित होने से सरकार इन पर वैट की दर 30% तक बढ़ा सकती है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। उपराज्यपाल से अधिकारों की लड़ाई में उलझी दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुकेश मीणा को एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख पद से हटाने से इनकार कर दिया है। सुनवाई 11 अगस्त तक टालते हुए कोर्ट से इस मसले पर केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब तलब किया गया है। कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि एंटी करप्शन ब्रांच विजिलेंस विभाग के तहत है और इसमें ज्वाइंट कमिश्नर का कोई पद नहीं है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से अंतरिम आदेश के तौर पर मीणा को फौरन एसीबी के कामकाज में दखल ना देने और दफ्तर ना जाने का आदेश देने को कहा। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की दलीलों को नहीं माना और मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर्स पे सीआरपीएफ और राजस्थान पुलिस एंटी करप्शन ब्रांच में आ गए हैं। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनको यहाँ आने का कोई अधिकार है नहीं, इनको यहाँ से हटाया जाए। जो दूसरी एप्लीकेशन थी कि मिस्टर मीना एसीबी के दफ्तर में ना घुसें और एसीबी के काम में ना इंटरफेयर करें, वो उस एप्लीकेशन पे सिर्फ नोटिस किया गया है और कोर्ट ने कहा है कि मिस्टर मीना कैन कंटिन्यू टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कानून के दायरे में वो अपना काम करते रहेंगे जैसे पहले कर रहे थे। कम से कम अगली सुनवाई तक मुकेश कुमार मीणा एसीबी में रहेंगे। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। इधर बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर बेवजह की राजनीति कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि उपराज्यपाल और केंद्र सरकार जानबूझकर एंटी करप्शन ब्रांच के कामकाज में दखल दे रहे हैं। इसमें शुरू से ही पुलिस की पावर, जब पुलिस स्टेशन है तो पुलिस फोर्स हो गई, जब पुलिस हो गई तो ये एलजी और यूनियन के नीचे आता है। तो इसका राजनीतिकरण करना, उस पे ऐसे विवाद करना उचित नहीं है। खास तौर से हम किसी भी चीज पे शायद हो सकता है थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, थोड़ी सी नियुक्तियां जो हो रही हैं शायद उस पे हम लोग उसको स्वीकार कर ले, पर एंटी करप्शन ब्रांच को किसी भी तरह से कमजोर करने के प्रयास को हम कतई भी कामयाब नहीं होने देंगे।
इस मामले में केंद्र सरकार की दलील है कि एसीबी पुलिस स्टेशन है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के दायरे में है और उपराज्यपाल इसमें कोई भी नियुक्ति करने का अधिकार रखते हैं। जबकि हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद दिल्ली सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा में स्कूल निदेशक की हत्या के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। घटना के विरोध में पटना और नालंदा में कल विरोध प्रदर्शन हुआ। बिहार के नालंदा जिले में गड्ढे से 2 छात्रों के शव मिलने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एक निजी स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की और स्कूल के निदेशक की बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पूरी गहराई से जांच हो रही है। डीजीपी को हमने कहा है और वहां उन्होंने डीआईजी पटना रेंज को भी भेजा है। एक विचित्र प्रकार की और बहुत ही ये दुखदायी घटना है, लेकिन इसकी पूरी हर पहलू से और गहराई से इसकी जांच। बिहार में पोलियो की खुराक लेने के बाद बच्चे की मौत के 2 दिन बाद मिड डे मील में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। मधुबनी में भैरव स्थान पुलिस स्टेशन के भवनाथपुर प्राइमरी स्कूल में कल मिड डे मील खाने के बाद 60 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। बच्चों ने गले और पेट में जलन की शिकायत की। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 30 बच्चों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने खाने का सैंपल जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। मैगी विवाद के बाद अब इंडोनेसियन ने अपने इंस्टेंट नूडल ब्रांड टॉप रामेन को बाजार से हटाने की घोषणा की है। खाद्य नियामक FSSAI ने यह आदेश दिया था। नेस्ले पहले ही मैगी नूडल्स को बाजारों से वापस ले चुके हैं। हिंदुस्तान लीवर ने भी अपने नॉर के इंस्टेंट नूडल वापस ले लिए हैं। मैगी में तय मात्रा से ज्यादा लेड और MSG पाए जाने पर FSSAI ने 8 जून को भारत के सभी इंस्टेंट नूडल्स की टेस्टिंग के लिए एडवाइजरी जारी की थी। साथ ही सभी इंस्टेंट नूडल्स ब्रांड का परीक्षण किया जा रहा है। इंडोनेशियन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम शर्मा ने एक बयान में कहा है कि मैगी की जांच के वक्त रेमन नूडल्स के सैंपल भी FSSAI के पास गए हुए थे। जांच के नतीजे आने तक FSSAI ने टॉप रामेन नूडल्स को बाजार से हटाने का अनुरोध किया है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अपने 2 विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी महासचिव पार्था चैटर्जी ने कहा कि विधायक शीलभद्र दत्त और सिवली साहा विधायक TMC को बदनाम करने में लगे हैं। दोनों विधायकों को पूर्व महासचिव मुकुल राय का नजदीकी माना जाता है। दोनों ने हाल में एक इफ्तार पार्टी में शिरकत की थी। वहां मुकुल राय भी मौजूद थे। कांग्रेस ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर सरकारी संपत्ति को निजी बताने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि धौलपुर पैलेस सरकारी संपत्ति है, लेकिन वसुंधरा ने ललित मोदी के साथ मिलकर इस पर अवैध कब्जा कर रखा है। बीजेपी ने आरोपों का खंडन करते हुए पैलेस को राज परिवार की निजी संपत्ति बताया है। राजस्थान बीजेपी ने धौलपुर पैलेस को लेकर कांग्रेस के आरोपों को आधारहीन और बेबुनियाद बताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने धौलपुर महल से जुड़े सरकारी और कोर्ट के दस्तावेज दिखाए। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत पैलेस के मालिक हैं। अशोक परनामी ने कांग्रेस पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया। इसके साथ नगर पालिका के रिकॉर्ड में भी ये जो सिटी पैलेस ऑफ धौलपुर है वो राजा दुष्यंत सिंह जी के नाम पर उल्लेखित है। यहां मैं ये भी इसके भी डॉक्यूमेंट्स ये सारे मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने इसी में से पढ़ के आपको पूरा बताया। कांग्रेस का आरोप है कि नियंत हेरिटेज होटल कंपनी में वसुंधरा राजे और ललित मोदी की साझेदारी है। इस कंपनी के जरिए सरकारी संपत्ति को राजस्थान के मुख्यमंत्री की निजी कमाई का जरिया बनाया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 1954 से 2010 तक के सरकारी दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि धौलपुर का महल सरकारी संपत्ति है। सरकारी संपत्ति को भगोड़ा ललित मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने राजस्थान के संपत्ति को निजी जायदाद के रूप में बदला है जबरदस्ती। कांग्रेस पहले भी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर ललित मोदी की मदद और उसके साथ कारोबारी संबंध का आरोप लगा चुकी है। इधर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
कांग्रेस दोनों महिला मंत्रियों से इस्तीफे और प्रधानमंत्री से इस मामले में सफाई की मांग दोहराई है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। प्रवर्तन निदेशालय ने ललित मोदी के मामले में सिंगापुर और मॉरिशस से कानूनी मदद मांगी है। दोनों देशों की एजेंसियों को चिट्ठी लिखकर ये मदद मांगी गई है। ललित मोदी के खिलाफ ये मामला आईपीएल के आयोजन में गड़बड़ियों से जुड़ा है। हाल ही में ईडी ने इस मामले में ललित मोदी समेत 13 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और आगे देखिए, विंबलडन में दूसरे दौर में पहुंचे रोहन बोपन्ना। साइंस की खबरें हो या तकनीकी उलझन। नमस्कार, विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। विज्ञान की फिल्में हो या फिर अन्वेषण। जर्मनी में भारतीय मूल के वैज्ञानिक और उनकी टीम ने हृदय रोग और फेफड़ों के रोग से संबंधित शोध में एक बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों से मुलाकात, सब कुछ एक साथ। देखिए हर हफ्ते ज्ञान विज्ञान सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बारिश से एक तरफ जहां दिल्ली, जम्मू, हिमाचल में लोगों को राहत मिली है, वहीं असम में बाढ़ के चलते सोमवार को 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में राहत और बचाव का काम जारी है। हालांकि आज फिर बारिश होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज बारिश की आशंका जाहिर की है। असम में सोमवार को आई ताजा बाढ़ में 2 लोगों की जानें चली गईं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक 20 गांवों में अब भी 5000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। वहीं करीब 700 हेक्टेयर फसल पानी में डूब चुकी है। ब्रह्मपुत्र नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगा है। গৰাখহনীয়াৰ বিষয়ে কোনো চিন্তা চৰ্চা নকৰিলে আৰু কোনো মাটি বাৰী উন্নতিৰ বিষয়ে একো চিন্তা নকৰিলে আমাৰ কাৰণে চকু। वहीं उत्तराखंड में फंसे श्रद्धालुओं को बाहर निकालने की जद्दोजहद लगातार जारी है। हालांकि रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके अलावा कई मुख्य सड़कें और पुलों के बह जाने से राहत और बचाव काम में दिक्कतें आ रही हैं, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार ने राहत और बचाव काम और तेज कर दिया है। हमने अब पहले से लगभग 2.5 गुना ज्यादा एसडीआरएफ और पुलिस के लोग वहां रहेंगे, सपोर्टेड बाय पुलिस। उधर जम्मू में सोमवार को हुई तेज बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को पिछले कुछ दिनों से चल रही गर्म हवाओं से निजात मिली है। करीब आधे घंटे तक हुई तेज बारिश से जम्मू के तापमान में भी गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग ने इसे कृषि के अनुकूल बताया है। पिछले 3-4 दिन से काफी ज्यादा गर्मी थी। आज मौसम काफी अच्छा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि जम्मू में मानसून आ चुका है और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है हमें आज। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी सोमवार को हुई रिमझिम बारिश से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सोमवार को इस सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मौसम से निपटने के लिए विशेष दस्तों को तैनात किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 जुलाई को अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन के साथ साथ वहां सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे। 2 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने 15 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल सब्रता साहा के साथ तैयारियों और सुरक्षा हालात का जायजा लिया। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पहलगाम तक के यात्रा मार्ग को पहले ही सुरक्षा बलों के हवाले किया जा चुका है। 59 दिन तक चलने वाली इस यात्रा के रास्तों पर सेना के साथ साथ स्थानीय पुलिस की भी नजर होगी। 16 कंपनियों को सुरक्षा इंतजाम में लगाया गया है। आने जाने वाले लोगों पर निगाह रखी जा रही है।
जो यात्रा का रूट है उस पर सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, चाहे वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, चाहे आर्मी की रीडिप्लॉयमेंट हो, वो पूरा इलाका जो है अच्छी तरीके से सिक्योरिटी ग्रिड वहाँ पे लगाई जा चुकी है। मौसम विभाग की माने तो मौसम की आंख मिचोली से अमरनाथ यात्रा मार्ग पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि इससे निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने खासी तैयारियां की हैं। एसडीआरएफ की जो हमारी 3-4 टीम यहाँ पे जम्मू में, हमें पता है कि पिछले साल किन किन जगहों पे जो वल्नरेबल एरियाज है, तो उन जगहों पे हम प्री डिप्लॉय कर देंगे। इनकेस हमें लगता है कि अगर थ्रेट वार्निंग ज्यादा है बारिश की, तो हम प्री डिप्लॉय कर देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 जुलाई को पवित्र अमरनाथ गुफा का दर्शन करेंगे। साथ ही वो वहां सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे। 29 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा में 5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और थाईलैंड के बीच दोहरे कराधान से बचने को लेकर समझौते हुए हैं। इस संधि से दोहरे कराधान और राजस्व हानि की रोकथाम में मदद मिलेगी और आपसी आर्थिक सहयोग बढ़ेगा। दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि को लागू करने पर भी सहमति बनी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की थाईलैंड यात्रा के आखिरी दिन कुछ और समझौतों पर भी रजामंदी बनी है। भारत थाईलैंड ज्वाइंट कमीशन की 7वीं बैठक में शिरकत करने पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने थाईलैंड के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस मौके पर भारत और थाईलैंड के बीच दोहरे कराधान बचाव संधि और प्रत्यर्पण संधि में संशोधन समझौते पर दस्तखत किए गए। प्रत्यर्पण संधि के दायरे में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक अपराध शामिल किए गए हैं। My government attaches great importance to our bilateral partnership and is committed to further enhance the engagement for mutual benefit. दोनों देशों के बीच नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए। इस समझौते के तहत थाईलैंड बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए अन्य एशियाई देशों के साथ मिलकर काम करेगा। थाईलैंड के विदेश मंत्री ने भारत के साथ व्यापार समेत कई मुद्दों पर साथ काम करने की इच्छा जताई। Thailand's look west policy and India's act east policy complement very well. भारत और थाईलैंड के बीच 2014 में द्विपक्षीय व्यापार $900 करोड़ था। थाईलैंड ने इसे करीब दुगना करने की इच्छा जताई है। इसके अलावा दोनों देश आपस में सांस्कृतिक रिश्ते बेहतर करने पर भी सहमत हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तर्ज पर जल्दी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB काम करने लगेगा। बीजिंग के गेट हॉल ऑफ द पीपल में भारत समेत 50 संस्थापक देशों ने बैंक की स्थापना से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते में हर सदस्य की हिस्सेदारी और बैंक संचालन ढांचे का ब्यौरा है। बैंक की स्थापना सदस्य देशों में बुनियादी ढांचा क्षेत्र को कर्ज देने के लिए की गई है। समझौते के मुताबिक बैंक की प्राधिकृत पूंजी $100 अरब होगी। इसमें एशियाई देशों की भागीदारी 75% होगी। बैंक में चीन, भारत और रूस 3 सबसे बड़े हिस्सेदार होंगे। चीन की 30.34%, भारत की 8.52%, जबकि रूस की 6.66% हिस्सेदारी होगी। 2015 में ही बैंक काम करना शुरू कर देगा। अमेरिका और जापान इस बैंक में शामिल नहीं है। इस बैंक का प्रस्ताव अक्टूबर 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया था। बैंक का मुख्यालय बीजिंग में होगा। कर्ज लौटाने के लिए ग्रीस को मिली समय सीमा आज खत्म हो रही है। माना जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन ने ग्रीस को आखिरी प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत ग्रीस को कर्ज लौटाने का लिखित भरोसा देना होगा। प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने संकेत दिया है कि अगर जनमत संग्रह में खर्च कटौती का प्रस्ताव मंजूर होता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। इस बीच जर्मनी ने एक बार फिर बातचीत का प्रस्ताव रखा है। ग्रीस कर्ज संकट टालने के लिए यूरोपीय यूनियन के प्रस्ताव के विरोध में एथेंस में सोमवार को बड़ी रैली हुई। रैली में आए हजारों लोगों ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर खर्च कटौती के EU के प्रस्ताव को मंजूर नहीं करेंगे। ग्रीस में 5 जुलाई को होने वाले जनमत संग्रह में ये तय होगा कि ग्रीस यूरोजोन में रहेगा या नहीं। Μήνυμα όλων που είμαστε εδώ πέρα είναι ένα προτερό ηχηρότατο όχι για όλα αυτά τα μέτρα που θέλει η Ευρώπη να θέσει στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? गहराते कर्ज संकट के बीच ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास भी टीवी पर आए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनमत संग्रह के फैसले का सम्मान करेगी। उन्होंने यूरोपियन यूनियन का प्रस्ताव स्वीकार होने पर इस्तीफा देने का संकेत भी दिया।
Θα το όμως κάτι και απαντώ. Την εκτίμησή μου θα σας πω. Ότι δεν είναι το σχέδιο το να βγάλουν την Ελλάδα έξω από το ευρώ. Το σχέδιό τους ήταν να τελειώσουν με την ελπίδα ότι στην Ευρώπη μπορεί να υπάρξει μια διαφορετική πολιτική. इस बीच ग्रीस कर्ज संकट सुलझाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोis होलांद से टेलीफोन पर बात की है। It's important for the parties sitting around the negotiating table to develop a package of reforms and financing that would allow Greece to return to growth and debt sustainability within the Eurozone. That is the target that we have been aiming for. इस बीच जर्मनी ने कहा है कि जनमत संग्रह के नतीजों के बाद भी ग्रीस से बातचीत के रास्ते खुले रहेंगे। Wir haben allerdings heute deutlich gemacht, sollte die griechische Regierung nach dem Referendum zum Beispiel weitere Verhandlungen bitten, werden wir uns selbstverständlich solchen Verhandlungen nicht verschließen. ग्रीस को आज तक IMF को 1.6 बिलियन यूरो का कर्ज लौटाना है। बिना मदद के कर्ज चुका पाना ग्रीस के लिए नामुमकिन है। ग्रीस में सभी बैंक बंद हैं और एटीएम से भी एक दिन में महज 60 यूरो निकाले जा सकते हैं। ग्रीस संकट के असर से भारत समेत दुनिया भर के बाजार सहमे हैं और उनमें बड़ी गिरावट देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारी कर्ज के बोझ तले दबे ग्रीस में पर्यटक भी पसोपेश में हैं। सरकार ने ग्रीस संकट के मद्देनजर 60 यूरो से ज्यादा एक दिन में निकालने पर रोक लगा रखी है। ग्रीस घूमने आए पर्यटक इस फैसले के बाद परेशान नजर आए और जगह जगह पैसे निकालने के लिए कतारों में लगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सरकार ने यह साफ किया है कि ये रोक पर्यटकों के लिए नहीं है। ग्रीस, खासकर एथेंस में पर्यटन, रोजगार और अर्थव्यवस्था का बड़ा साधन है और सरकार की कोशिश है कि मंदी के दौर की आंच पर्यटन पर ना पड़ने पाए। और खेल की दुनिया से जुड़ी अहम खबर, 10 जुलाई से होने वाले जिम्बाब्वे दौरे के लिए धोनी, कोहली समेत 7 सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। अंजुन के रहाणे को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। दौरे के लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान सोमवार को कर दिया। लंबे अरसे के बाद फिरकी गेंदबाज हरभजन सिंह और बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा की वनडे टीम में वापसी हुई है। जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया की कमान अजिंक्य रहाणे संभालेंगे। इस दौरे के लिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। ऑफ स्पिनर हरभजन की 4 साल के बाद वनडे टीम में वापसी हुई है। MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना, R Ashwin, उमेश यादव will be rested for the Zimbabwe tour. जिम्बाब्वे दौरे के लिए घोषित 15 सदस्यीय टीम में कोई भी विशेषज्ञ विकेटकीपर नहीं रखा गया है। टीम में कप्तान रहाणे के अलावा मुरली विजय, अंबाती रायडू, मनोज तिवारी, केदार जाधव, रॉबिन उथप्पा, मनीष पांडे और हरभजन सिंह शामिल हैं। इनके अलावा अक्षर पटेल, कर्ण शर्मा, धवल कुलकर्णी, स्टुअर्ट बिन्नी, भुवनेश्वर कुमार, मोहित शर्मा और संदीप शर्मा भी टीम के हिस्सा हैं। मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल का कहना है कि 2016 में होने वाले T20 विश्व कप को देखते हुए युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। Well, if 5 of us have decided to give responsibility to Mr. Ajinkya Rahane, we 5 of us are confident about his ability, and we want him to do well, and we would like to judge him also at the same time. टीम इंडिया 7 जुलाई को जिम्बाब्वे रवाना होगी। इस दौरे पर 10, 12 और 14 जुलाई को 3 वनडे मैच होंगे। दोनों टीमों के बीच 17 और 19 जुलाई को T20 मुकाबला भी होगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के लिए चेतेश्वर पुजारा को भारत ए टीम का कप्तान बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने समाजवादी नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव को बेहतरीन सांसद बताया। ये बात रामगोपाल यादव के भाषणों के संकलन पर आधारित एक किताब संघर्ष के प्रयोग का विमोचन करते हुए उन्होंने कही। उन्होंने रामगोपाल यादव को बड़ा समाजवादी चिंतक और प्रखर राजनीतिज्ञ बताया। इस किताब में रामगोपाल यादव के जीवन के अलग अलग समय पर विभिन्न विषयों पर दिए गए भाषणों को शामिल किया गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के अलावा कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। आज की किताब जो है वो उनके तकरीरों का, लेख का एक कलेक्शन है
उसमें उन्होंने जिन चीज़ों पे लिखा है, जिन चीज़ों पे बोले हैं, वो सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त देश के नागरिकों के एजेंडा पर हैं। और एक अहम खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुलाकात का समय देने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने करीब 10 दिन पहले मुलाकात का वक्त मांगा था। प्रधानमंत्री ने केजरीवाल को सुझाव दिया कि वो जरूरी कामों के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिल लें। केजरीवाल कुछ मांगों को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करना चाहते थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। मणिपुर में सेना पर हमले मामले में एनआईए को अहम कामयाबी, हमले का मास्टरमाइंड खुमलो गिरफ्तार, 7 जुलाई तक रिमांड पर। 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी, तमिलनाडु के आरके नगर सीट से जयललिता की किस्मत का फैसला आज। पाकिस्तान पर निगरानी रखेगा एशिया पैसिफिक समूह, चीन की आपत्तियों के बावजूद भारत को बड़ी सफलता, दाऊद और लखवी जैसे प्रतिबंधित आतंकियों पर लगेगी लगाम। ग्रीस के पास कर्ज चुकाने का आज आखिरी दिन, यूरोपियन यूनियन के प्रस्ताव के खिलाफ एथेंस में बड़ी रैली, जर्मनी ने रखा बातचीत का प्रस्ताव। मैगी नूडल्स के बाद टॉप रामन पर भी पाबंदी, खाद्य नियामक के आदेश के बाद कंपनी ने बाजार से हटाया माल, मुंबई हाई कोर्ट में आज नेस्ले के खिलाफ सुनवाई।